जय भारत, जय भीम, जय संविधान साथियों। आज का ये खास एपिसोड है 19वीं सदी के 8वें दशक की शुरुआत का, जब मुंबई की झुग्गियों से पढ़े लिखे किशोरों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेरित होकर दलित पैंथर आंदोलन की स्थापना की। इसके अलावा ब्लैक पैंथर्स के नागरिक अधिकारों और नस्लवाद विरोधी अभियान से प्रेरित होकर लेखक कवि जेवी पवार और नामदेव ढसाल ने दलित पैंथर्स का गठन किया। दलितों के खिलाफ तात्कालिक समय में हुए जघन्य अपराधों से उनका गुस्सा और भड़क गया, जिसमें पुणे जिले में एक दलित महिला को नग्न अवस्था में घुमाना और अकोला जिले के धाकली गांव में दो दलित पुरुषों की आंखें फोड़ने की भयावह घटना शामिल है। दलित पैंथर महाराष्ट्र में दलितों के खिलाफ किए गए अत्याचारों के खिलाफ एक सहज और सशक्त प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। इसने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया और भारतीय दलित राजनीति पर इसका निर्विवाद प्रभाव पड़ा। परंतु साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वो ही एक विनम्र निवेदन है कि आपके अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाबा साहब से प्यार के रूप में इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए, ताकि आप बहुजन समाज के विचारों को आत्मसात कर सको और प्रसारित कर सको। बाबा साहेब की मृत्यु के बाद जो युवा बचे थे, वे उनके सिद्धांतों से बहुत प्रभावित थे और उनकी विरासत को जीवित रखना चाहते थे। नामदेव ढसाल और जेवी पवार युवा कवि और कहानीकार थे, जिन्होंने दलित युवाओं को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने दलित शब्द को अपनाया क्योंकि यह धार्मिक अर्थों से रहित था। आंदोलन के सिद्धांत बौद्ध गुणों के साथ मिश्रित मार्क्सवादी सिद्धांत थे। दलित पैंथर, जिसका नाम सुनते ही फड़कने लगती थीं असंख्य भुजाएं। उसकी शुरुआत 29 मई 1972 को हुई और 3 साल के भीतर इसके नाम अनेक उपलब्धियां रहीं। यह वह दौर था जब पूरे देश सहित महाराष्ट्र में दलितों पर अत्याचार जोरों पर था। यह आंदोलन उत्साही दलित युवकों की संगठित सोच का परिणाम था। वर्ष 1956 में भीमराव आम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद दलित आंदोलन की धार उम्मीद के विपरीत तीखी और मजबूत नहीं रही। लेकिन दलितों में एक जागृत समूह अर्थात आम्बेडकरवादी दलितों ने दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया था। सामंती प्रकृति के गुंडे और जातीय दंभ से भरे लोग दलितों पर लगातार अत्याचार कर ही रहे थे। इस दौरान गांवों में दलित की हत्या, जमीन छीन लेना, स्त्रियों से बलात्कार और नंगा करके घुमाया जाना इत्यादि घटनाएं तेजी से बढ़ी थीं। इन घटनाओं ने महाराष्ट्र के दलित युवकों, लेखकों और समाजसेवी लोगों को चिंतित और आक्रोशित कर दिया था। जविका पवार ने अपनी पुस्तक दलित पैंथर, एक आधिकारिक इतिहास में इन बातों का जिक्र करते हुए दलित पैंथर के निर्माण, उसके कार्यशैली और उसके द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत वर्णन किया है। दरअसल यह पुस्तक एक दस्तावेज है, एक संस्मरण है और दलित पैंथर की आत्मकथा भी है। पवार लिखते हैं, आंदोलन के साथ मेरे जुड़ाव का दौर मेरे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कालखंड था और इसीलिए मैंने अपनी कहानी के बजाय दलित पैंथर आंदोलन की आत्मकथा लिखने को प्राथमिकता दी। पवार का मानना है कि दलित पैंथर का काल दलित आंदोलन का स्वर्ण काल था। दलित पैंथर के गठन की पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए वे 10 अप्रैल 1970 को संसद में प्रस्तुत हुए इलाया पेरुमल समिति की रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं। इलाया पेरुमल समिति ने देश में दलितों पर अत्याचार के लगभग 11,000 घटनाओं का विवरण प्रस्तुत किया था। केवल एक वर्ष में 1,200 दलितों की हत्या कर दी गई थी। दलित महिलाओं से बलात्कार और उन्हें नंगा घुमाना, अच्छे कपड़े और चप्पल पहनने पर पीटा जा रहा था। पेयजल के स्रोतों को गंदा किया जा रहा था। अरपट आने के बाद जमीनी स्तर पर परिवर्तन के लिए लड़ रहे युवकों के तन-बदन में आग लग गई। सरकार की इस मामले में असफलता को भर्त्सना और दोषी व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही थी। इसलिए दया पवार, नामदेव ढसाल, राजा ढाले इत्यादि के साथ जेवी पवार ने
12 दलित लेखकों के हस्ताक्षर के साथ एक विरोध पत्र सरकार को लिखा। उसमें उन्होंने लिखा, अगर सरकार दलितों पर अत्याचार और उनके साथ हो रहे अन्याय को नियंत्रित करने में असफल रही, तो हम कानून को अपने हाथों में लेंगे। महाराष्ट्र समेत पूरे भारत से दलितों पर अत्याचार की खबरें लगातार आ रही थीं, जिसके विरोध में 27 युवकों ने चैम्बूर पुलिस थाने तक मार्च किया। एक दिन नामदेव ढसाल, राजा ढाले और जेवी पवार ने निश्चय किया कि दलितों पर अत्याचार करने वालों को सबक सिखाने के लिए एक आंदोलन शुरू करें। यह बात 29 मई 1972 की है। ढसाल और पवार ने पैदल चलते हुए मुंबई की सड़कों पर अपनी जुझारू संस्था का नाम दलित पैंथर चुना। सनद रहे कि अमेरिका में 1966 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में अहिंसात्मक नागरिक अधिकार आंदोलन चला था। लेकिन कुछ युवकों ने इस आंदोलन की असफलता से आक्रोशित होकर ब्लैक पैंथर नामक एक संगठन तैयार किया था, जो काले अमेरिकन लोगों के विरुद्ध हो रहे अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब दे सके, जमीनी रूप से दोषियों को सजा दे सके। उसी तर्ज पर उसके कुछ साल बाद महाराष्ट्र में दलित पैंथर का जन्म दलित नौजवानों जेवी पवार, राजा ढाले और नामदेव ढसाल के क्रांतिकारी विचारों से हुआ। दलित पैंथर के घोषणा पत्र में कहा गया कि अमानवीय जातिवाद से निपटने के लिए मुंबई के विद्रोही युवकों ने दलित पैंथर नामक संगठन ही स्थापना की है। प्रारंभ में रैलियां आयोजित की गईं और दलित पैंथर का पहला विरोध प्रदर्शन दादा साहेब रूपवते के खिलाफ हुआ था, जो बसंतराव नाइक की सरकार में कल्याण राज्य मंत्री थे। इस दौर में दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर महाराष्ट्र में दलितों में उबाल था, किंतु रूपवते सरकार का बचाव कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि दलितों पर अत्याचार के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। ऐसे में दलित पैंथर के युवाओं ने उनके विरुद्ध 18 सितंबर 1970 को जुन्नर तालुका के कार्यक्रम में, जहां जुनार तालुका बौद्धजन संघ द्वारा रूपवते को सम्मानित किया जाना था, विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया। भारी पुलिस बल तैनाती के बीच दलित पैंथर के 50-60 युवाओं ने न सिर्फ प्रदर्शन किया, वरन 42 मिनट तक वापस जाओ के नारे लगाकर गिरफ्तारियां दी। 19 सितंबर 1972 को औरंगाबाद में भी करीब 400 युवकों ने रूपवते को काला झंडा लहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। इस प्रकार दलित पैंथर के युवाओं ने अपने प्रदर्शन द्वारा अखबारों में जगह बना ली। जोवी पवार ने एक अत्यंत अमानवीय घटना, दलित किसान की बलि का उल्लेख किया है। यह 12 अगस्त 1972 को ऐरण गांव की घटना थी, जिसमें रामदास नारनवरे नामक 8 एकड़ भूमि के मालिक दलित किसान की गांव वालों ने हैजा से मरे 2 लोगों की मृत्यु का दोषी करार दिया। नारनवरे पर डायन और तांत्रिक होने का झूठा आरोप लगाकर मनुस्मृति निर्धारित नियमों के अनुसार नर बलि दे डाली और लाश को कुएं में फेंक दिया। इस निर्मम हत्या के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन हुए और सरकार को 9 व्यक्तियों के खिलाफ केस करके गिरफ्तार करना पड़ा। उधर साधना में प्रकाशित राजा ढाले के विचारोत्तेजक लेख के बाद दक्षिणपंथी ताकतें मौके की ताक में थीं कि प्रेस को आग लगा दिया जाए। कांग्रेस और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन का अल्टीमेटम दिया था। दलित पैंथर के कार्यकर्ताओं और जेवी पवार, राजा ढाले जैसे लोगों ने साधना पत्रिका के समर्थन में खड़ा होने का निर्णय लिया। जे पवार और पैंथर के लोग पूना शाखा के पैंथर के मुखिया अनिल कांबले से मिले। बड़ी संख्या में बिना प्रचार के पैंथर को साथ देने युवक इकट्ठे थे। कांग्रेस और शिवसेना समर्थक उग्र रूप से नारा लगा रहे थे, साधना प्रेस को आग लगा दो। इसके जवाब में दलित पैंथर के युवाओं द्वारा कहा गया कि हमारी साधना नहीं जलेगी। भारी पुलिस बल की तैनाती थी। दोनों गुट आमने सामने आ गए थे। इसी बीच दलित पैंथर के सदस्यों पर पत्थरबाजी हुई। पैंथर के सदस्यों ने विरोधी गुट के लोगों को दौड़ा दौड़ाकर उस इलाके से बाहर कर दिया। कांग्रेस और शिवसेना समर्थक भाग खड़े हुए। इस प्रकार साधना को न सिर्फ बचा लिया गया, वरन इस विजय ने पैंथर के युवकों और राजा ढाले को नायक बना दिया। बड़ी संख्या में युवा दलित पैंथर के सदस्य बने।
इसके बाद 11 सितंबर 1972 को मनुस्मृति की शवयात्रा निकाली गई। जगजीवन राम बड़े प्रभावी कांग्रेस के मंत्री रहे, लेकिन दलितों के अत्याचार के मुद्दे पर उन्होंने उन्होंने लगभग चुप्पी साध रखी थी। वे चाहते तो दलितों पर अत्याचार के मामले में संसद में आवाज उठा सकते थे। अतः दलित पैंथर ने जगजीवन राम के कार्यक्रम का विरोध करने का निश्चय किया। गिरफ्तारी के एक दिन बाद जेवी पवार और साथियों ने मिलकर 64 कार्यकर्ताओं को रिहा करवाया। इससे दलित पैंथर को अत्यधिक प्रचार और समर्थन मिला। इसी क्रम में 6 दिसंबर 1972 को मुंबई के दादर अवस्थित चैत्य भूमि में पहली रैली का दलित पैंथर ने सफल आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। उन दिनों दलितों को डरा धमकाकर उनकी जमीन पर दखल कर लेना आम बात थी। दलित पैंथर के युवकों ने ऐसे दलितों को अपनी जमीन पर पुनः कब्जा दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। घटना का जिक्र करते हुए जावी पवार ने लिखा है कि राजगुरु नगर तहसील के असखेड़ गांव के बाबूराव लिम्बोरे नामक ऊंची जाति के बाहुबली ने दलित विदुत गड़ू मोरे की कनपटी पर बंदूक रखकर उससे कहा कि वह अपनी 30 एकड़ जमीन जोतना बंद कर दे। जान बचाकर मोरे गांव से भागकर मुंबई आ गया और चर्च गेट स्टेशन पर फुटपाथ पर रहने लगा। मोरे की हालत जानकर दलित पैंथर के युवकों ने उसके गांव असखेड़ जाने का निर्णय लिया। दलित पैंथर के युवकों ने गांव पहुंचकर मोरे को उसके खेत पर कब्जा दिलाया और उसे कानूनी रूप से उसका मालिकाना हक भी दिलाया। प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई। दलित किसान का शोषण हुआ समाप्त। धनी किसान ने दलित पैंथर के सामने किया आत्मसमर्पण। इसी प्रकार गांव के दलितों के जमीन पर जानबूझकर नाला बनाने, रोड बनाने और सरकारी कार्यों में लगाने का काम गांव के सरपंच और मुखिया मिलकर करते थे। दलित पैंथर ने कड़ा कदम उठाते हुए इस तरह की चालाकी का न सिर्फ पर्दाफाश किया, बल्कि दलितों के इस प्रकार के शोषण को अमानवीय करार देते हुए न्यायोचित कदम सरकार को उठाने के लिए बाध्य किया। इसी प्रकार पुणे जिले के राजगुरुनगर तहसील के ही दलित किसान भीमाशंकर गायकवाड़ की 2336 एकड़ जमीन पर मुखिया ने कब्जा कर लिया था। दलित पैंथर ने वह जमीन वापस करवाई। दलितों को उनकी जमीन वापस करवाना, उस पर उनको कानूनन हक और कब्जा दिलवाना दलित पैंथर की से बड़ी जीत थी। इससे पूरे महाराष्ट्र दलित पैंथर की कार्यवाही कर अच्छा असर हुआ और दलित पैंथर के सदस्यों की न सिर्फ संख्या का इजाफा हुआ, वरन उनकी शक्ति का भय ऊंची जाति के किसानों में भी हुआ। इसका असर यह हुआ कि दिन प्रतिदिन गैर बौद्ध दलित और यहां तक कि ऊंची जाति के प्रगतिशील लोग दलित पैंथर से जुड़ने लगे। बेरोजगारी के विरुद्ध आंदोलन दलित पैंथर का सबसे महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम था। 29 मार्च 1974 से पूरे महाराष्ट्र के रोजगार कार्यालयों और राज्य सचिवालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन का निर्णय दलित पैंथर द्वारा लिया जाना क्रांतिकारी कदम था। दरअसल रोजगार कार्यालयों की स्थापना डॉ. अंबेडकर के प्रयासों से तब हुई थी जब वे ब्रिटिश हुकूमत के समय पार्लियामेंट की कार्यकारी परिषद के श्रम समिति के सदस्य थे। 1974 तक आते आते देश भर के रोजगार कार्यालय दलित विरोधी और भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। मुंबई के मुख्य कार्यालय में जब पत्र लिखकर सरकारी विभागों में नियुक्तियों की सिफारिश का ब्यौरा मांगा गया, तो रोजगार कार्यालय में पत्र का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसे में दादा भाई साल्वे के नेतृत्व में पास युवक रोजगार कार्यालय में घुसकर सरकार के खिलाफ नारा लगाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद पुलिस ने युवकों को हिरासत में लिया और कुछ घंटों बाद उन्हें छोड़ दिया गया। दूसरे दिन जेवी पवार ने कार्यालय अधिकारी से मिलकर अपनी बात रखी तो उसने मुख्यमंत्री को पत्र लिखने और राज्य के सचिवालय से बात करने की सलाह दी, क्योंकि सचिवालय पूरे राज्य के आंकड़े इकट्ठे करने की व्यवस्था थी। तब जो आंकड़े दिए गए उससे स्पष्ट था कि निचली श्रेणी को छोड़कर आरक्षण का पालन नहीं किया गया था। जविका पवार ने आंकड़ों सहित तत्कालीन मुख्यमंत्री बसंतराव नाइक से मिलकर अपनी बात रखी। उन दिनों मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग भी था। मुख्यमंत्री ने अपनी टिप्पणी लिखी तथ्यों की जांच कर अगर आवश्यक हो तो आरक्षित पद भरने का निर्देश दिया गया था। बाद में बसंत दादा पाटिल
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने आरक्षण नीति ठीक ढंग से लागू करने, नियुक्ति और पदोन्नति में बैकलॉग समाप्त करने का निर्णय लिया। दलितों के गोपनीय चरित्र प्रमाण पत्र को सवर्ण अधिकारियों द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी देकर उनके पदोन्नति और सेवा को बाधित किया जाता था। अतः तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तिरपुड़े ने सेवा अवधि को एकमात्र पदोन्नति का आधार मानने का आदेश दिया, जिससे पूरे महाराष्ट्र में एससी और एसटी वर्ग के युवाओं की नियुक्तियां हुईं और पदोन्नति में भी दलित अफसर बनाए गए। दलित पैंथर के सदस्यों ने बैंकों समेत सभी सरकारी संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। एक अत्यंत दर्दनाक घटना का उल्लेख पवार ने किया है। यह थी गमवई बंधुओं की आंखें फोड़ने की घटना। गोपाल नाथू गमवई और बबरू वाहन नाथू गमवई सगे भाई थे। गोपाल की 16 साल की बेटी खेतों में मजदूरी करती थी। उद्धवराव नामक व्यक्ति ने उससे प्रेम का नाटक करके उसे गर्भवती बना दिया। गमवई भाइयों ने उद्धवराव से कहा कि वह लड़की से शादी कर ले, लेकिन लड़के के घर वालों ने दोनों भाइयों की मांग न सिर्फ खारिज कर दी, बल्कि उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। अदालत ने दोनों भाइयों को बरी कर दिया। इससे लड़के पक्ष की जातिगत अहंकार को चोट पहुंची। 26 सितंबर को पुलिस पाटिल के 20 गुंडों ने घर बुलाकर दोनों भाइयों की निर्ममतापूर्वक आंखें फोड़ दी। समाचार पत्रों में यह खबर छपने के बाद मुख्यमंत्री बसंत नाइक ने पीड़ितों को 1,000 रुपए सहायता राशि की घोषणा की, जिसकी राजा ढाले ने कड़ी आलोचना की और सिद्धार्थ कॉलोनी चैम्बूर में एक सभा आयोजित कर आक्रोश व्यक्त किया। इसी बीच इंदिरा गांधी के मुंबई यात्रा की घोषणा हुई। जेवी पवार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि गमवई बंधु प्रधानमंत्री की कार के सामने कूदकर आत्महत्या कर लेंगे। पुलिस ने घोषणा की कि काका गमवई बंधु आत्महत्या का विचार त्याग दें तो प्रधानमंत्री से उन्हें मिलाया जा सकता है। अंततः जमातीजीवी से पवार व राजा ढाले ने दोनों पीड़ितों को श्रीमती गांधी से मिलवाया। दोनों व्यक्तियों के आंख के गड्ढों को देखकर और उनकी पीड़ा सुनकर श्रीमती गांधी की आंखों में आंसू आ गए। पुलिस के थाना प्रभारी पाटिल को निलंबित कर दिया गया। नए सिरे से जांच शुरू की गई और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए नई धाराएं लगाई गईं। दलित पैंथर का अवसान व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, पैंथर के अंदर घुस आए स्वार्थी लोगों और व्यक्तिगत लालच के कारण हुआ। लेकिन यह आंदोलन इतना दमदार था कि तब दलित पैंथर की शाखा विदेशों में भी गठित की गई। लंदन निवासी मोहनलाल और ए शिवनंदन सहित अन्य भारतीयों की मदद से लंदन में दलित पैंथर की शाखा का गठन किया गया। 5 साल से भी कम के कार्यकाल में दलित पैंथर ने जिस जोश और समर्पण से काम किया, वह वास्तव में डॉक्टर आम्बेडकर के बाद अत्यंत ही क्रांतिकारी था। इसका असर ही रहा कि दलित पैंथर के अवसान के बाद भी धमक बनी रही। दलित साहित्यकारों ने अपने साहित्य से, अपने समाज की पीड़ा से देश और दुनिया को रूबरू कराया है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में कांशीराम ने 1980 के दशक में बहुजन नेतृत्व का सूत्र दिया और राजनीति की कुंजी खोज निकाली। उन्होंने ने साफ साफ नारा दिया, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में दलितों की जागृति और आंदोलन उसकी ही अगली कड़ी थी। इस दौरान डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों को घर घर पहुंचाने का काम हुआ। यह सामाजिक न्याय की मांग भी थी। फिर बिहार में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में पिछड़ों और दलितों में सिर ऊंचा कर चलने का जोश आया। कुल मिलाकर दलित पैंथर ने छोटे से कार्यकाल में सामाजिक न्याय के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया, जिससे आने वाली पीढ़ियां ऊर्जान्वित होती रहेंगी। भारत में प्राचीन समय से ही दलित समुदाय के साथ भेदभाव होता रहा है। 20वीं सदी के 7वें दशक की शुरुआत में महाराष्ट्र में दलित युवकों ने अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव के लिए विभिन्न मंचों से अपनी आवाज बुलंद की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर दलितों को समाज में एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का अथक प्रयास किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से ओतप्रोत होकर ही महाराष्ट्र के शहरी शिक्षित युवकों ने दलित पैंथर्स नामक संगठन का गठन किया था। दलित पैंथर का राष्ट्रीय राजनीति
और सामाजिक परिदृश्य दोनों पर व्यापक प्रभाव रहा है। बहुत कम लोगों को पता है कि दलित पैंथर ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम को प्रभावित किया था, जिन्होंने उत्तर भारत में दलित राजनीति के खेल को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया। पैंथर आज के महाराष्ट्रियन युवाओं, खासकर दलित युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक आंदोलन है। हालांकि यह आंदोलन अल्पकालिक था, लेकिन इसने भारत में दलितों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इसने दलित साहित्य, कविता और कहानी कहने के एक नए दौर की शुरुआत की, जिससे उन्हें अपनी क्षमता दिखाने और अपने मुद्दों को सामने लाने का मौका मिला। महाराष्ट्र में शुरू हुआ यह आंदोलन जल्द ही दूसरे राज्यों में भी फैल गया। आज, जब फांसीवाद बढ़ रहा है, भारत भर के युवा दलित पैंथर के इतिहास को फिर से जान सकते हैं कि संगठन कैसे बनाया जाए, अपने अधिकारों के लिए कैसे संघर्ष किया जाए, साथ ही समाज पर सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव कैसे डाला जाए। तो साथियों, बाबा साहब के अनुयायियों द्वारा किए गए संघर्ष पर आधारित ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि आपके अपने इस YouTube चैनल को सकारात्मक बल मिल सके। धन्यवाद। जय भारत। जय भीम, जय संविधान।